नमस्कार। ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट की नई 6वीं मालिका में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरीज प्रकल्प का एक हिस्सा है जो पिछले 150 वर्षों में भारत की आंतरिक राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं में आए बदलावों का अध्ययन करता है। इस काम में हमारे साथ हैं पुणे की फ्लेम यूनिवर्सिटी का सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च। इस नए सीजन में हम भारत के हर एक मौजूदा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बनने का रोचक इतिहास और कथाओं की यात्रा पर निकलते हैं, जिसने हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रभावशाली व्यक्तित्वों और सामाजिक बदलावों का अन्वेषण करेंगे जिन्होंने इस उपमहाद्वीप को आकार दिया है। इस 12वें एपिसोड में हम आदिवासी राज्य झारखंड के निर्माण की कहानी सुनेंगे। ये एपिसोड इंडिया स्टेट स्टोरीज पर इसके संबंधित लेख से लिया गया है और इसे गूगल नोटबुक LM का उपयोग करके बनाया गया है। इस लेख को पढ़ने के लिए लिंक शो नोट्स में पा सकते हैं। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। झारखंड की कहानी ये सिर्फ एक राज्य के बनने की कहानी नहीं है। ये दशकों के संघर्ष, पहचान की लड़ाई और अटूट धैर्य की कहानी है। बिल्कुल। नवंबर 2000 में भारत के नक्शे पर एक नया राज्य तो आ गया, लेकिन इसकी नींव बहुत बहुत पहले रखी जा चुकी थी। अगर हम शुरुआत से शुरू करें तो हमें ब्रिटिश राज में जाना होगा। 22 मार्च 1912 को अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ा प्रांत बनाया था, बिहार और उड़ीसा। एक तरह से एक प्रशासनिक इकाई। हाँ, लेकिन ये एकता ज्यादा दिन चली नहीं। मतलब दिलचस्प बात यह है कि उसी साल 1912 में ही इसे उड़ीसा और बिहार में बांट दिया गया। अच्छा, उसी साल? हाँ, उसी साल। और फिर भारत की आजादी के बाद इसका नाम आधिकारिक तौर पर बिहार राज्य हो गया। और सीमाओं में भी कोई ज्यादा बड़े बदलाव नहीं हुए, सिवाय कुछ छोटी रियासतों के विलय के, जैसे 1948 में खरसावां और सरायकेला को बिहार में मिला दिया गया। सही कहा। वो पहले उड़ीसा का हिस्सा थी, लेकिन भाषाई आधार पर उन्हें बिहार में शामिल किया गया। और कुछ और भी छोटी रियासतें थीं जो बिहार स्टेट्स एजेंसी से जुड़ी थीं। हाँ, लगभग 12 और थी, लेकिन वो इतनी छोटी थी कि उनके शामिल होने से राज्य की सीमाओं पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। तो बेसिकली झारखंड क्षेत्र लंबे समय तक बिहार का एक अभिन्न अंग बना रहा, कम से कम कागज पर। कागज पर यही सबसे जरूरी बात है, क्योंकि जमीन पर लोगों के दिलों में एक अलग पहचान की भावना वो तो पहले से ही पनप रही थी। बिल्कुल। और इसकी पहली औपचारिक चिंगारी हमें 1938 में दिखती है, जब आदिवासी महासभा का गठन हुआ। उनका मुख्य तर्क क्या था? वो क्यों मानते थे कि छोटा नागपुर और संथाल परगना का जो इलाका है वो बिहार का हिस्सा नहीं है? देखिए, उनका मूल तर्क पहचान का था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन क्षेत्रों की संस्कृति, उनका समाज, यहाँ तक कि जमीन से जुड़ा उनका रिश्ता वो बिहार के मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग है। मतलब एक अलग सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना था। हाँ, उनकी भाषाएं, उनकी परंपराएं, जमीन के मालिकाना हक के उनके नियम, ये सब बिहार के संस्कृति से मेल नहीं खाते थे। ये एक क्लासिक उदाहरण है जहां प्रशासनिक सीमाएं लोगों की सांस्कृतिक हकीकत से मेल नहीं खाती। और फिर इस आंदोलन में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जिनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था, जयपाल सिंह मुंडा। वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी थे। ये तो एक हैरान करने वाला तथ्य है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक रोचक तथ्य नहीं है, ये आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक ताकत थी। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जयपाल सिंह मुंडा का एक राष्ट्रीय हीरो होना उन्हें और आंदोलन को वो विश्वसनीयता देता था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। वो सिर्फ एक आदिवासी नेता नहीं थे जो अपने इलाके के लिए कुछ मांग रहे थे, वो एक राष्ट्रीय हस्ती थे जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया था। एग्जैक्टली। तो जब वो दिल्ली में बात करते थे तो लोगों को सुनना पड़ता था। उन्हें वो दरवाजे खोलने में मदद मिली जो शायद किसी और के लिए बंद रहते। तो उन्हीं के नेतृत्व में 1949 में आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया। ये नाम क्यों बदला गया? क्या आदिवासी शब्द आंदोलन को सीमित कर रहा था? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक बहुत ही सोचा समझा राजनीतिक कदम था। उन्होंने महसूस किया कि एक अलग राज्य बनाने के लिए उन्हें एक ज्यादा बड़ा गठबंधन बनाना होगा। सिर्फ आदिवासियों के दम पर यह लड़ाई जीतना मुश्किल था। हाँ, तो झारखंड पार्टी नाम रखकर उन्होंने उस इलाके में रहने वाले गैर आदिवासी लोगों के लिए भी दरवाजे खोल दिए, जो पटना की सरकार से खुद को उपेक्षित महसूस करते थे। इसने आंदोलन को एक जातीय आंदोलन से एक क्षेत्रीय आंदोलन में बदल दिया। और ये रणनीति काम कर गई।
1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में 32 सीटें जीतना कोई मजाक नहीं था। वो तो बिहार में मुख्य विपक्षी दल बन गए। बिल्कुल। उस वक्त तो ऐसा लगा होगा कि झारखंड राज्य का बनना बस कुछ ही साल दूर है। माहौल पूरी तरह से उनके पक्ष में था। उम्मीदें आसमान पर थीं। लेकिन राजनीति कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। कभी नहीं। पार्टी के अंदर मतभेद पैदा होने लगे और फिर 1963 में एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने सबको चौंका दिया। पार्टी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। कांग्रेस में विलय क्यों? ये आज भी बहस का विषय है, लेकिन नतीजा ये हुआ कि बहुत से समर्थकों के लिए ये एक धोखे जैसा था। आंदोलन की जो राजनीतिक ताकत थी वो एक झटके में बिखर गई। तो जिस आंदोलन की शुरुआत इतनी जोरदार थी वो अचानक से पटरी से उतर गया। और इसी उथल-पुथल के बीच 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग यानी SRC का गठन होता है। हाँ, ये उनके लिए एक सुनहरा मौका था अपनी बात राष्ट्रीय स्तर पर रखने का। लेकिन SRC ने उनकी मांग को खारिज कर दिया और इसका कारण आमतौर पे ये बताया जाता है कि आयोग सिर्फ भाषा के आधार पर राज्य बना रहा था। क्या मामला इतना ही सीधा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। झारखंड पार्टी ने सिर्फ संस्कृति की दलील नहीं दी थी, उन्होंने आयोग के सामने ठोस आर्थिक आंकड़े रखे थे। आर्थिक आंकड़े? जैसे कि? उन्होंने एक गुसत मजबूत तर्क दिया जिसे हम आंतरिक उपनिवेशवाद कह सकते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे छोटा नागपुर का पठार, जो भारत का सबसे अमीर खनिज क्षेत्र था, वहीं के लोग देश के सबसे गरीब लोगों में से थे। मतलब सारा संसाधन यहाँ से निकल रहा था लेकिन फायदा कहीं और हो रहा था। हाँ, खदानों और कारखानों से होने वाली सारी कमाई बिहार के मैदानी इलाकों के विकास में लग रही थी, जबकि आदिवासी इलाकों को सिर्फ प्रदूषण और विस्थापन मिल रहा था। वाह, मतलब उन्होंने आर्थिक शोषण का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर रख दिया था। फिर भी SRC ने इसे क्यों नहीं माना? क्योंकि SRC के लिए भाषाई एकरूपता प्रशासनिक सुविधा का सबसे बड़ा पैमाना था। उनका फोकस भाषा पर था। तो ये जो आर्थिक और सामाजिक शोषण की जटिल दलील थी वो उनके सीधे साधे फॉर्मूले में फिट नहीं बैठ रही थी। बिल्कुल, इसलिए उन्होंने इस पूरी दलील को नजरअंदाज कर दिया। ये आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा वैचारिक झटका था। तो SRC ने एक तरह से कह दिया कि आपकी दलील में दम हो सकता है लेकिन यह हमारे नियमों में नहीं आती। ये तो किसी भी आंदोलन की कमर तोड़ने के लिए काफी था। हाँ, एक तरफ कांग्रेस में विलय से राजनीतिक ताकत खत्म, दूसरी तरफ SRC के इनकार से संवैधानिक रास्ता बंद। लगभग एक दशक तक आंदोलन एक तरह से सुप्त अवस्था में चला गया। लेकिन जमीन पर जो मुद्दे थे वो तो खत्म नहीं हुए होंगे। नहीं, वो तो और भी बढ़ गए थे। शोषण, विस्थापन, साहूकारों द्वारा जमीन हड़पना, ये सब जारी था। और इसी राख से 70 के दशक में आंदोलन का एक नया और ज्यादा आक्रामक दौर शुरू हुआ। और यहीं पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM की एंट्री होती है। 1972 में शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और AK रॉय ने इसका गठन किया। ये पहले की झारखंड पार्टी से कितना अलग था? जमीन आसमान का फर्क था। JMM ने लड़ाई को पटना और दिल्ली के AC कमरों से निकालकर झारखंड के गांवों और जंगलों में ला दिया। ये एक जमीनी आंदोलन था। मतलब ये सिर्फ चुनाव लड़ने और ज्ञापन देने तक सीमित नहीं था? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ अलग राज्य की मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि वो सीधे तौर पर महाजनी प्रथा के खिलाफ लड़ रहे थे, साहूकारों से लड़ रहे थे और आदिवासियों की गैर कानूनी तरीके से छीनी गई जमीन पर बलपूर्वक कब्जा वापस ले रहे थे। ये डायरेक्ट एक्शन था। तो आंदोलन की भाषा अब याचिकाओं से बदलकर संघर्ष की हो गई थी। हाँ, और फिर 80 के दशक के अंत में इस आग में घी डालने का काम किया छात्रों ने। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी AJSU का गठन हुआ। और जब भी किसी आंदोलन से छात्र जुड़ते हैं तो उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। हमेशा। AJSU ने असम छात्र आंदोलन से प्रेरणा ली और आंदोलन में एक नई आक्रामकता और ऊर्जा भर दी। उन्होंने बंद, चक्का जाम और विशाल रैलियों का आयोजन किया। तो उन्होंने एक तरह से प्रशासनिक मशीनरी को ठप्पा करना शुरू कर दिया। हाँ, अब ये आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं रह गया था, ये एक रोजमर्रा का प्रतिरोध बन गया था जिसे केंद्र सरकार और नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। तो दशकों का ये संघर्ष अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहा था। 90 के दशक के अंत तक राजनीतिक माहौल बदला और केंद्र में एक अलग राज्य बनाने को लेकर सहमति बन गई। हाँ, और फिर बिहार पुनर्गठन विधेयक संसद में लाया गया। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बहस हुई। राज्य का नाम वनांचल हो या झारखंड, ये सिर्फ नाम की बात लग सकती है, पर इसके पीछे बहुत गहरा मतलब छिपा था, है ना? ये नाम की नहीं, पहचान की लड़ाई थी। वनांचल नाम, जिसका मतलब होता है वन का अंचल, भाजपा द्वारा प्रस्तावित था। ये एक भौगोलिक नाम था।
जिसमें कोई ऐतिहासिक या सांस्कृतिक पहचान नहीं थी। और झारखंड? दूसरी तरफ झारखंड यानी झाड़ियों और जंगलों की भूमि, वो नाम था जिसके तहत 6 दशकों से लड़ाई लड़ी गई थी। ये नाम उनकी पहचान, उनके संघर्ष के इतिहास से जुड़ा था। तो झारखंड नाम को चुनना उस पूरे आंदोलन की मूल भावना की जीत थी। बिल्कुल, ये राज बनने से पहले ही एक सांकेतिक जीत थी। और आखिरकार 15 नवंबर 2000 को वो दिन आया। बिहार के दक्षिणी हिस्से के 18 जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य का जन्म हुआ। और ये तारीख भी बहुत खास है। बेहद खास। 15 नवंबर महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती है, जिन्हें उस क्षेत्र में भगवान का दर्जा दिया जाता है। बिरसा भगवान कहा जाता है। तो इस तारीख को राज्य का स्थापना दिवस चुनना प्रतिरोध की उस आदिवासी विरासत को एक शक्तिशाली सलाम था। सही कहा। क्या शानदार सफर रहा है। 1938 में एक सभा के गठन से लेकर 2000 में एक पूरे राज्य के साकार होने तक। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। राज्य का प्रशासनिक ढांचा तो अब भी विकसित हो रहा है। अच्छा। हाँ, राज्य की शुरुआत 18 जिलों से हुई थी। तब से लेकर आज तक 6 नए जिले बनाए जा चुके हैं और कुछ के नाम भी बदले गए हैं। ये दिखाता है कि एक राज्य का बनना कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, बल्कि ये स्वशासन और विकास की एक नई यात्रा की शुरुआत है। आज की ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी क्षेत्र या समुदाय की पहचान को आखिर परिभाषित क्या करता है। क्या ये सिर्फ एक साझा भाषा है, जैसा कि राज्य पुनर्गठन आयोग मानता था? या फिर एक साझा संस्कृति, संघर्ष का एक साझा इतिहास और लोगों की सामूहिक आकांक्षाएं भी उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा मायने रखती हैं? झारखंड का बनना इस बहस को एक नया और बहुत जरूरी आयाम देता है।